So we will start with JEE NEET level questions. So mixed questions है JEE NEET. I have mixed this for this chapter. So we'll start with questions which are not already done. कभी कभी कोई क्वेश्चन रिपीट हो भी सकता है, लेकिन नॉर्मली दे आर फिल्टर्ड. तो जो हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में लिए हैं नॉर्मली वो स्किप्ड होंगे. दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद थर्ड क्वेश्चन. The third question, 3 identical spherical shells, each of mass m and radius r, are placed as shown in figure. So you have 3 identical spherical shells. So which words are really important? This is spherical shell. So you know what is a spherical shell? Spherical shell is a sphere which is empty from inside. Hollow sphere मतलब मास m है, रेडियस r है. दे आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर. तो हमारे पास तीन, यू हैव 3 स्फेरिकल शेल्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. कंसीडर एन एक्सिस x x डैश. तो यहाँ पे एक एक्सिस आपको कंसीडर करने के लिए बोला है व्हिच इज x x डैश, राइट. देन व्हिच इज टचिंग 2 शेल्स एंड पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ थर्ड. मतलब ये शेल नंबर 2 और शेल नंबर 1 को ये टच करके जा रहा है, मतलब टैंजेंट है. तो शेल नंबर 1 और 2 के लिए एक्सिस क्या है? टैंजेंट है. और शेल नंबर 3 के लिए क्या है? अबाउट डायमीटर है. वेरी गुड. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ दीज 3 स्फेरिकल शेल्स अबाउट x x डैश विल बी. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. यू जस्ट हैव टू नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला. हमारे पास इन टोटल कितने शेल्स है? 3. तो यू हैव 3 शेल्स. दिस इज नंबर 1. फिर यहाँ पे एक और एंड 1 मोर इज ओवर हियर. तो इन टोटल यू हैव 3 शेल्स, समथिंग लाइक दिस. और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इट इज पासिंग, करेक्ट. तो जो शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 1 के लिए रोटेशनल एक्सिस इज टैंजेंट. शेल नंबर 2 के लिए रोटेशनल एक्सिस इज टैंजेंट. शेल नंबर 3 के लिए रोटेशनल एक्सिस इज डायमीटर, अबाउट डायमीटर. तो आपको पता होना चाहिए for shell 1 and 2, for shell 1 and 2, axis of rotation is tangent. Axis of rotation is tangent. तो you must know, अभी मैं पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, धीरे धीरे विद टाइम हमको ये ओरली सॉल्व करने हैं सच क्वेश्चंस. तो यू शुड नो स्फेरिकल शेल के लिए हमें पता क्या होता है. हमें पता होता है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर. यहाँ पे क्या है? अबाउट टेंजेंट. तो दोनों में डिस्टेंस कितना है? r. तो h इक्वल टू कितना है? r. और दोनों एक्सिस क्या है? पैरेलल. तो कौन सा फ्रेम लगेगा? वेरी गुड. तो स्फेरिकल शेल नंबर 1 और स्फेरिकल शेल नंबर 2 दोनों के लिए दिस इज id बाय द वे. तो id प्लस mh स्क्वायर. h की वैल्यू कितनी है? तो h इक्वल टू r. यू शुड नो दिस इज h एंड h इज इक्वल टू r. और id कितना होता है? 2/3, नॉट 2/5, क्योंकि वो शेल है. सॉलिड के लिए 2/5. तो 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, क्योंकि h इज इक्वल टू r. तो ये आ जाएगा आपका 2/3 प्लस 1, 5/3 mr स्क्वायर. और शेल नंबर 3 के लिए, फॉर शेल नंबर 3 इट इज रोटेटिंग अबाउट डायमीटर. तो शेल 3 is rotating about diameter. तो about diameter आपको पता होता ही है. What is about diameter? So I3 will be equal to ID will be equal to 2/3 mr square. तो टोटल सिस्टम का it will be I1 plus I2 plus I3. इसमें से I1 और I2 सेम है. कितना है? 5/3 mr स्क्वायर प्लस 5/3 mr स्क्वायर प्लस 2/3 mr स्क्वायर. तो 5 plus 5, 10 plus 2, 12/3 mr स्क्वायर. 1 and 4 तो 4 mr स्क्वायर. तो 4 mr स्क्वायर इज ऑप्शन नंबर C.
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ डिस्क of radius r and mass m, a circular hole of diameter r, डिस्क का रेडियस r है, उसमें से एक सर्कुलर होल जिसका डायमीटर r है, whose rim passes through the center is out, is cut out, कट करके बाहर निकल लिया, is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis? This is important. एक्सिस परपेंडिकुलर बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पासिंग थ्रू द सेंटर मतलब ऐसा है, व्हाट यू हैव इज, आपके पास एक डिस्क है, इस डिस्क में से इसका रेडियस कितना r, इसमें से एक पार्ट कट आउट किया है, तो आई विल फर्स्ट कट इट आउट एंड देन जूम इट, राइट. तो लेट मी कट इट आउट फर्स्ट एंड देन आई विल जूम दिस. गुड. तो अभी समझ लेना, it may not look perfect but you have to understand ऐसा है, राइट. तो इसको कट करने से पहले, क्या था, पूरा का पूरा डिस्क था, और ये पूरा डिस्क रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो. तो मोर और लेस यस, राइट. दिखेगा नहीं आपको, परपेंडिकुलर मतलब एक्सिस इज कमिंग आउट टुवर्ड्स यू, क्योंकि अगर गलती से आपने एक्सिस को ऐसा इमेजिन कर लिया तो आंसर गलत आएगा. एक्सिस इज बेसिकली कमिंग आउट बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर, लेकिन मुझे ऐसा दिखाना ही पड़ेगा, आई डोंट हैव अ चॉइस. मुझे पोर्शन जितना कट किया है वो दिखाना है, दैट इज व्हाई. तो यू शुड नो एक्सिस इज कमिंग आउट. देन इसका ये अगर पूरा डिस्क रोटेट हो रहा होता अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज कमिंग आउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, mr स्क्वायर बाय 2. इसका मास दिया है क्या, m बोला है, mr स्क्वायर बाय 2. उसमें से आपने एक सर्कल मतलब डिस्क, बेसिकली छोटा डिस्क यहां से काट लिया, फाइन. तो इतना जो पोर्शन है आपने काट लिया, इसको अलग कर दिया, एंड एक्सिस कहाँ था, एक्सिस यहाँ था, एक्सिस वाज कमिंग आउट, राइट. तो ये जो डिस्क है ये क्या बन गया, ये बन गया एक पार्ट, इसको बोलता हूँ पार्ट 1, प्लस डिस्क, इसको बोलता हूँ पार्ट 2, राइट. अभी आपको पूछा है कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना अबाउट द सेम एक्सिस, है ना. तो पूछा क्या है, what is the moment of inertia of the remaining part of the disk about the perpendicular axis passing through the center. So how do you think about this question is very important. So obviously as you can see, total moment of inertia is equal to moment of inertia of part 1 plus moment of inertia of part 2. हमें फाइंड करना है part 1. तो I1 equal to I total minus I2, ये तो पता ही है, mr square by 2. तो this is something that you already know, mr square by 2. तो ये पता होना चाहिए, mr square by 2. अब अगर सेकेंड पार्ट मिल गया मतलब I2 मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब ऐसा है कि I2 फाइंड कैसे करेंगे, हाउ डू यू फाइंड आउट I2. तो इमेजिन ये जब पार्ट आपने कट आउट किया, एक्सिस कहाँ था, एक्सिस यहाँ था, राइट. क्योंकि ये पार्ट पूरा का पूरा पार्ट, दिस होल पार्ट वाज हियर, करेक्ट, राइट. एक्सिस कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है मतलब क्या है, टैंजेंट है. और टैंजेंट कैसा है, परपेंडिकुलर है. तो इट इज टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क. दिस इज अ डिस्क बट दिस इज अ स्मॉलर डिस्क. इसका रेडियस कितना, r/2, क्योंकि इसका डायमीटर कितना बोला है, r. तो इसको मैं बोल देता हूँ r डैश व्हिच इज r/2, करेक्ट. अब आपको बेसिक मैथमेटिक्स पता होना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए अगर आपके पास एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, उसमें से अगर आपने एक डिस्क काट लिया जिसका डायमीटर r है,
इसका रेडियस r था, उसका डायमीटर r है, इसका रेडियस r है, उसका रेडियस r/2 है, क्योंकि डायमीटर क्या है r, दिस इज डायमीटर बाय द वे। तो ये जो कटआउट पीस है इसका मास हमेशा होता है m/4, नॉट हाफ, इट इज m/4। तो ये पता होना चाहिए, इट इज m/4। ये कैसे आया तो थोड़ा वर्कआउट करो, थिंक। ऐसे 4 सर्कल बैठेंगे इसके अंदर, ऐसे 4 सर्कल बैठते हैं इसके अंदर, तो दैट इज बाय m/4 प्लस m/4 प्लस m/4 प्लस m/4, टोटल मास इज m। तो यू शुड नो दिस, ये पता होगा तो क्वेश्चन हो गया, डन। ओरल होता है सॉल्व। अब टोटल 3 वेज है सॉल्व करने के, वन इज ऑफ कोर्स हर एक स्टेप, दूसरा लिटिल शॉर्टकट, तीसरा ओरल। तो जो मैं सेकंड मेथड बताऊंगा शॉर्टकट, उसी से कनेक्ट कर लेना। तो I2 किसका, छोटे डिस्क का, जो कट किया उसका, वो किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, टैंजेंट, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। लेकिन इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, होना चाहिए वैसे, ये है डिस्क, वही है वही, सिर्फ आप साइड से देख रहे हो। ये कैसे देख रहे थे, ऊपर से, अब ये कहां से देख रहे हो, साइड से। अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट इट्स ओन एक्सिस कितना होता है, mr²/2, ये mr डैश आएगा, डैश। हमको चाहिए अबाउट ओ, क्या करेंगे, कौन सा एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो h इक्वल टू कितना, r डैश। तो IO जिसको हमने बोला है I2, तो IO मतलब I2 कितना आएगा, mr²/2 प्लस mh का स्क्वायर, h कितना है, r डैश, राइट, r डैश, गुड। बट व्हाट इज r डैश, r/2, तो r डैश इज r/2, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो व्हाट यू विल गेट हियर इज mr/2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस mr/2 का स्क्वायर, ये आ गया हाफ, ये आ गया 1, हाफ और 1, हाफ 3/2, 3/2 mr/2 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 3/2 mr²/4, तो ये आ जाएगा 3/8 mr², ये आ गया I2। अब मास, ऑफ कोर्स मास, तो मास का रह गया, तो मास का भी m डैश कर लेना, नहीं तो आंसर मैच नहीं होगा। m डैश एंड m डैश, व्हाट इज m डैश, 4, तो ये आ जाएगा 3/32 mr², राइट, क्योंकि मास भी तो देखना पड़ेगा ना, m डैश, करेक्ट। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बिकॉज यू हैव I1 इक्वल टू I total, व्हाट इज I total, what was I total, mr²/2, mr²/2 minus 3/32 mr², बस हो गया, डन। वो नीचे 32 है, यहाँ पे 32 लाना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 16, तो 16 mr²/32 minus 3 mr²/32, 16 minus 3 is, तो 13/32 mr², 13/32, ऑप्शन नंबर बी, 13/32 mr², गुड। क्वेश्चन नंबर 4, 2016 NEET, this is from NEET। Next question, obviously ये सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, तो mr²/2 minus 3 mr²/32, that is 16 mr²/32 minus 3 mr²/32, and that is 13 mr²/32। ओके, तो इसको इमेजिन कैसे करते हैं, फास्ट कैसे करना है वो भी समझ लो। तो हमारे पास एक डिस्क था, ये अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट हो रहा है, इस डिस्क में से हमने एक छोटा सर्कल निकाल लिया,
मतलब इतना छोटा सर्कल निकाल दिया, राइट। देन यू हैव नाउ टू थिंग्स, आपके पास अभी दो बॉडीज बन गए। एक तो आ गया आपके पास, ऑफ कोर्स यू नो, वन इज दिस स्मॉल पार्ट, तो छोटा पार्ट जो रहेगा वो, एंड अदर इज अ स्मॉल सर्कल। तो दिस इज हाउ इट इज, समझ लेना आप। ये जो सर्कल है, सर्कल में ये डिस्क है, और ये डिस्क रोटेट होता है अबाउट टेंजेंट। तो अबाउट टेंजेंट का फॉर्मूला आपको स्ट्रेट अवे याद होना चाहिए। व्हाट इज अबाउट टेंजेंट? 3/2 mr स्क्वायर। सिर्फ ये m/4, ये r/2 का स्क्वायर। 4 4 16 4 32, तो 3/32 mr स्क्वायर। ये आ गया इस छोटे डिस्क का, और बड़े डिस्क का कितना था? m²/2। इन दोनों क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट, हो गया, आंसर खत्म। So this is how you are supposed to solve this question. Next question. Next question. Next question is a joke. Solid sphere is rotating freely about its symmetry axis in free space. So you have a solid sphere that is rotating about its symmetry axis. Symmetry axis मतलब passing through diameter. The radius of the sphere is increased, keeping its mass same. Mass same रखा है, radius increase किया है. Which of the following physical quantity remain constant for the sphere? मैंने कल ही बताया था, ग्रेविटेशन में भी बताया था, कि जब भी रोटेटिंग बॉडी का रेडियस कम या ज्यादा हो, कीपिंग मास कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। 2018 नीट क्वेश्चन, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, हमको कुछ प्रूव करना नहीं है यहाँ पर, सिर्फ याद रखना है रोटेटिंग बॉडीज के लिए जब उसका साइज चेंज हो तो क्या कांस्टेंट रहता है? मोमेंटम। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो थोड़ा सा इसको जूम करके देखना पड़ेगा आपको, बड़ा क्वेश्चन है, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। तो व्हाट यू हैव इज, आपके पास, आपको बोला है पॉइंट मासेस m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एट द अपोजिट एंड्स ऑफ a rigid rod of length L of negligible mass. The rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. मतलब ऐसा है, ये axis है, if you can see this is axis here, and you have 2 point masses m1 and m2, और total length कितना बोला है? L, right? आगे आपको बोला है द पोजीशन ऑफ पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट P है, द पोजीशन ऑफ पॉइंट P on this rod through which the axis should pass, so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega 0 is minimum. It is given by, मैं क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास 2 पॉइंट मासेस है, आई विल ड्रॉ एंड आल्सो रीड द क्वेश्चन। हमारे पास 2 पॉइंट मासेस है, यू हैव 2 पॉइंट मासेस, ये कहाँ पे है? दे आर एट द एंड ऑफ रिजिड रॉड, तो यू हैव रिजिड रॉड उसके एंड पे है, गुड। देन दोनों का मास सेम नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका मास है m1, इसका मास है m2, क्योंकि अगर मास सेम होता तो फिर axis should pass through center, right? Axis is passing through here, and this distance कितना है? x, तो ये कितना हुआ? L minus x, क्योंकि टोटल लेंथ कितना था? L। देन आगे बोला है, आगे आपको बोला है कि the rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. The position of point P, मतलब ये P point, इसका पोजीशन क्या होना चाहिए? such that the work required, work मतलब, do you remember कल क्वेश्चन सॉल्व किया था? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, work required is equal to change in kinetic energy. Very good. The work required to set the rod rotating with angular velocity omega 0. तो आपको इस रॉड को रोटेट करना है विद कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा 0, और ये वर्क कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। So the work required is minimum, right? तो it is given by, तो डिस्टेंस पूछा है, आपको पूछा है ये एक्सिस कितने डिस्टेंस से पास होना चाहिए,
सो दैट, क्योंकि एक्सिस तो कहीं से भी पास हो सकता है ना, एक्सिस तो यहाँ से भी पास हो सकता है, तो व्हाट शुड बी द डिस्टेंस of this axis from mass m1 such that the work required to set this rod into rotation with a constant velocity omega 0 is minimum. दरवाजा का केस पता है आपको, डोर का केस, जितना जितना एक्सिस के मतलब हिंजेस के जितना पास में फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा वर्क होता है, करेक्ट, जितना जितना दूर जाओगे उतना कम होता है, तो वर्क depends on what is the distance of axis of rotation from the application of force, correct. तो ये याद रखना कि डिपेंड करेगा इस डिस्टेंस पे, एक्सिस के डिस्टेंस पे, तो मिनिमम वर्क होने के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम। अभी मिनिमम जो है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, उससे पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स। तो अगर आपको पता होगा, वैसे पता तो होना चाहिए, you are plotting x and you are plotting y, आप बोलते हो y is a function of x। अगर हमारे पास एक ग्राफ आ गया, ऐसा ग्राफ आ गया, या फिर हमारे पास दूसरा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, राइट, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई फंक्शन की, क्योंकि देखो कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, मिनिमम फिर बढ़ते जा रहा है, और जो दूसरा फंक्शन था उसकी ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, चाहे वो मिनिमम वैल्यू हो चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू हो, वहां पे टेंजेंट ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। गुड, आपको पता है व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि स्लोप कैसे डिफाइन करते हो, y2 माइनस y1। अब दो पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, x के वैल्यू तो डिफरेंट है लेकिन y की वैल्यू क्या है, सेम है, तो स्लोप क्या आएगा, जीरो। तो याद रखना कि जब फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, तो उस पॉइंट पे स्लोप मतलब dy बाई dx क्या होता है, जीरो, राइट। तो ये एसेंशियल है, यू शुड नो दैट द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, sorry, the slope of the function, so slope at a point where value of function is minimum or maximum is zero। तो इसका हमारे क्वेश्चन से क्या रिलेशन वो देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रोटेट करना है, रोटेट करना मतलब वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। तो वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन इन दिस केस, वर्क डन का इक्वेशन क्या आएगा, मैंने अभी बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन एक अकेला मास रोटेट होगा क्या, नहीं, रॉड भी होगा, मास 1 भी होगा, मास 2 भी होगा, लेकिन रॉड का मास था क्या, नहीं, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट मास प्लस सेकंड मास। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, ऑफ mv स्क्वायर, थिंक अबाउट इट। ये कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा किसका, 1 का, ये तो कांस्टेंट है, ये तो दोनों मास के लिए सेम होगा, राइट, प्लस हाफ आई m2 ओमेगा 0 स्क्वायर, इसमें से हाफ ओमेगा 0 स्क्वायर निकाल लो कॉमन, आई m1 प्लस आई m2, एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास कितना है पहले का, m1, डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर, दूसरे का मास कितना है, डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर, क्या आ गया वर्क डन, राइट, यहाँ तक क्लियर। अभी अभी मैंने बताया था आपको ग्राफ, तो अब पूछा क्या है, x, आपको बोला, क्लियरली बोला है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस x फॉर विच वर्क शुड बी मिनिमम, मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था ग्राफ का, y एक्सिस पे आप प्लॉट कर रहे हो वर्क, x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो x, तो मुझे बताओ मिनिमम होने के लिए स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो। व्हाट इज स्लोप, dy बाय dx, पर y क्या है, वर्क, तो dw बाय dx शुड बी जीरो, करेक्ट। अगर ये समझ में आएगा, ये समझ में आएगा, तो ग्रेविटेशन के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के
दो और दो 4 क्वेश्चन और यहाँ के 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन डन। तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पे स्लोप होता है 0। हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया y की जगह पे वर्क। क्यों? क्यों मतलब तो दिख रहा है ना, दिख रहा है कि इक्वेशन से मुझे तो दिख रहा है वर्क इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, y मतलब वर्क, राइट हैंड साइड पे x है मतलब फंक्शन ऑफ x है, तो वर्क इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। तो अब फॉर वर्क टू बी मिनिमम, for work to be minimum you should know derivative of, किसका डेरिवेटिव? वर्क का विद रिस्पेक्ट टू क्या? x should be equal to 0। तो डेरिवेटिव ऑफ वर्क, व्हाट इज वर्क? फॉर्मूला 1/2 ओमेगा 0 स्क्वायर, लेकिन ये तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट कहाँ जाता है? बाहर, वेरी गुड। तो ये आ गया बाहर, अंदर क्या बचा? What is left inside? What? भूल गए? अभी तो लिखा था m1 x स्क्वायर प्लस m2 l माइनस x का स्क्वायर। तो m1 x स्क्वायर प्लस m2 l माइनस x का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर मैं राइट हैंड साइड पे भेज देता हूँ तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, उसको 0 कर दो पहले, तो मेक इट 0। तो ये टर्म वहां जाके 0, फिर क्या बचा? डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? 2 टर्म्स का डेरिवेटिव। तो यू विल हैव डेरिवेटिव ऑफ m1 x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ m2 l माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 0। करेक्ट है ना? m1 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव m2 कांस्टेंट बाहर। अब जिनको पता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, यू शुड नो, ध्यान ध्यान, यहाँ पे डेरिवेटिव्स लगने वाला है आपको, नीट में भी लगेगा, तो ध्यान में होना चाहिए। मेरे पास अगर f ऑफ x रेज टू n है, इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो ये होता है n f ऑफ x रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। हमारे पास था l माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो हमारा f ऑफ x कौन हो गया? l माइनस एक्स, वेरी गुड। n कितना हो गया? 2, l माइनस एक्स रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ l माइनस एक्स, राइट। तो 2 ये आ गया l माइनस एक्स, l का डेरिवेटिव 0, क्योंकि l क्या है? कांस्टेंट है। l इज द लेंथ ऑफ द रॉड व्हिच इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना? माइनस 1, तो ये कितना आ गया? -2 इंटू एल माइनस एक्स। क्लियर यहाँ तक? तो ये सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, ये प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस, कितना आएगा डेरिवेटिव? 2 एल माइनस एक्स, लेकिन दिस इज इक्वल टू 0। शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो इसको, तो 2m1x इक्वल टू 2m2l माइनस x, 2 कैंसल, तो m1x इक्वल टू m2l माइनस m2x। तो m2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो m2x को, तो क्या मिलेगा? m1x प्लस m2x इक्वल टू m2l। अरे कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट किया, दैट्स इट। तो हमें क्या चाहिए था? x, तो m1 प्लस m2, और ये आ गया m2 इंटू l, तो x कितना आ गया? m2l अपॉन m1 प्लस m2। ओके, लेट अस सी इफ इट इज देयर। m2l अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो अब एक बार क्वेश्चन वापस से समझ लो, और एक ट्रिक, इतना कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, सिर्फ पता होना चाहिए कि ऐसा आता है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स, सो कॉल्ड स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड बुक्स में देते हैं ऐसा, तो आपको पता होना चाहिए। मिनिमम वर्क डन, मिनिमम ये वर्ड आया मतलब डेरिवेटिव लेना पड़ेगा।
इक्वेट करना पड़ेगा 0 के साथ, राइट। तो dw, तो पहले w निकालो। व्हाट इज w? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस सेकंड पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ I m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ I m2 ओमेगा स्क्वायर। इसमें से हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m1x प्लस m2l माइनस x। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर? गुड, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो वर्क डन मिल गया। इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू x और इक्वेट करो 0 पे। तो डेरिवेटिव लेते जाओ, फाइनली सॉल्व करते जाओ, आपको मिल गया x इक्वल टू m2 इंटू l अपॉन m1 प्लस m2। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 याद रखना, ऐसे केसेस में जब भी बोला होगा वर्क डन मिनिमम, तो हमेशा हमेशा यू नीड टू रिमेंबर मास इनटू डिस्टेंस। अभी वो मेथड दिया है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, आई डोंट नो इफ इट इज गिवन और नॉट। ठीक है, मास इनटू डिस्टेंस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, हमेशा याद रखना। मास इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, मतलब m1x1 इक्वल टू m2x2। लेकिन m1x1 x1 कितना था? x था ना, x। यस। m2x2 कितना है? x। तो ये सॉल्व कर लो, m1x इक्वल टू m2l माइनस m2x। इसको शिफ्ट कर दो, m1x प्लस m2x इक्वल टू m2l। तो x कॉमन निकाल लो, m1 प्लस m2 इक्वल टू m2l। तो कितना आ गया x? कितना आ गया? m2l अपॉन, तो वेट 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 वेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 1 2 3 4 5 6 7, राइट। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 इज ओरल। मेथड नंबर 3 इज कंप्लीटली ओरल मेथड। अब ऐसा है, मिनिमम एनर्जी, राइट, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या फाइंड करना है? x। ये x कहां से डिस्टेंस है? कहां से डिस्टेंस है? m1। m1 से डिस्टेंस है, कहां से है? m1। तो x इक्वल टू, कहां से डिस्टेंस था? वो छोड़ दो, दूसरा कौन है? l अपॉन m टोटल। व्हाट इज m टोटल? मास टोटल कितना है? तो m2l अपॉन m1 प्लस m2 आ गया क्या? राइट। तो जिस मास से डिस्टेंस पूछा हो वो छोड़ देना, उसके अपोजिट लेना। अपोजिट कौन था? m2। इनटू क्या है? l है। l क्या है? टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस अपॉन क्या? m टोटल। तो कौन सा प्रेफर करोगे? थर्ड मेथड। थर्ड थर्ड इट इज इजी। क्या पूछा था? x। x डिस्टेंस कहां से था? वो छोड़ देना। दूसरा कौन है? m2। l क्या है? टोटल लेंथ अपॉन टोटल मास। अब तो हो गया ना, m2l अपॉन m1 प्लस m2। डन। So how do you remember this? Is m2 is mass at the other end। जिस एंड से डिस्टेंस पूछा होगा वो छोड़ के, मतलब मास एट द अदर एंड। तो ये जो m2 है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, मास एट द अदर एंड, मास एट द अदर एंड। ओके, इनटू लेंथ अपॉन टोटल मास। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question, a light rod of length L has two masses m1 and m2 attached to its two ends। मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है। Okay, the moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through center of mass is। तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इतना समझना है आपको। आपके पास एक रॉड है विच इज सपोज टू बी मासलेस, उसके एक एंड पे मास है m1, एक पे है m2। डिपेंड करेगा कौन सा मास ज्यादा है। जो मास ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो यू नो,
अगर आपके पास दोनों एंड पे सेम मासेस हो, इक्वल मासेस हो, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है? सेंटर पे। लेकिन अगर एक मास ज्यादा है एक कम है, तो जिस तरफ ज्यादा मास होता है सेंटर ऑफ मास वहां शिफ्ट हो जाता है। तो ये m1 है, दिस इज m2। टोटल लेंथ कितना था? l। तो ये कितना है? x। ये कितना है? l माइनस x। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है आपको। करेक्ट। सबसे पहले रिमेंबर व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। m1 m2 किलोग्राम किलोग्राम मतलब किलोग्राम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और उसका रूट, तो किलोग्राम मीटर, इट इज नॉट किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये तो होगा नहीं। ये हो सकता है, अब देखो, ये हो सकता है, ये चेक कर लो, m1 इंटू m2 kg स्क्वायर बाय kg, इट इज नॉट kg स्क्वायर, इट इज किलोग्राम स्क्वायर अपॉन किलोग्राम, क्योंकि एडिशन इज दो नंबर को ऐड करते हो। 10 मीटर प्लस 10 मीटर को 100 मीटर स्क्वायर लिखते हो क्या? 20 मीटर लिखते हो ना? हाँ, तो मास इंटू मास, मास स्क्वायर अपॉन मास मतलब केजी मीटर स्क्वायर, ये ठीक है। ये नहीं हो सकता क्योंकि किलोग्राम प्लस किलोग्राम इज किलोग्राम अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी, तो चेक करना पड़ेगा। लेकिन कम से कम डायमेंशनली ही आपने दो ऑप्शंस को हटा दिया। अब ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा, अभी तो देखा देखा कुछ दिख रहा है ऐसा? हाँ, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे, तो पूरा सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देख लो। तो नंबर 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m2। और अभी अभी मैंने आपको बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए आपको चाहिए आपको चाहिए मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस। अभी अभी x फाइंड किया था क्या? क्या था x? x क्या था? mass at the other end, mass at the other end into total length अपॉन टोटल मास का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता है। किसमें स्क्वायर होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो मतलब बेसिकली ऐसा होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसको आप चाहो वैसा बोल सकते हो, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड एल माइनस एक्स ये वो, ठीक है। दो मेथड है, इसमें भी दो मेथड है, तो मैं दोनों मेथड बता देता हूँ आपको। पहला है x और l माइनस एक्स। तो यहाँ पे x तो मिल गया ना, x क्या था? x क्या था? m2 l अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट। फिर l माइनस एक्स क्या आएगा? क्या आएगा? l माइनस एक्स विल बी दिस, बराबर। l माइनस एक्स इज l माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, l कॉमन निकाल लो, पहले l कॉमन निकाल लो। l कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, l m1 प्लस m2 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट। तो ये क्या आ गया? m1, ये कैंसिल कैंसिल, m1l अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या आ गया? l माइनस x। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया im2, व्हाट इज im2? m2 m2 l माइनस x का स्क्वायर, व्हाट इज l माइनस x? m1l अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कितना? im1 प्लस im2, व्हाट इज im1? m1 m2 l अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, प्लस im2 इज m2 m1 l अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, m1 l अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो? l।
L अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो क्या बचा, m1 m2 स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर। इसमें से भी क्या कॉमन निकाल सकते हो, हाँ, m1 इंटू m2। तो m1 इंटू m2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, m1 प्लस m2 और अपॉन क्या आया, m1 प्लस m2 का स्क्वायर, एक और एक आंसर। m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू l स्क्वायर, करेक्ट। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। तो समझते जाओ और ट्रिक्स खुद के खुद फाइंड करना सीखो, बिकॉज यू हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट ट्रिक्स। तो मेथड नंबर 2, चलो ध्यान दो यहाँ पे, क्विक क्विक क्विक, सबका ध्यान यहाँ पे, सब सब ऑल। अब ऐसा है, ये था रॉड, उसमें से एक मास था इधर, उसको हमने बोला था m1, तो यहाँ था m1 and then you have one more mass which is m2 which is over here, fine, good। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, जहां पे ज्यादा मास हो वहां पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है, और एक्सियल रोटेशन कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। हमने ये टोटल डिस्टेंस कितना था, L, इसको क्या बोला था, x, नहीं बोलेंगे x, R1 एंड R2। क्यों, अभी तो मैंने बताया था ट्रिक में, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था R1 फाइंड करना है, किसका डिस्टेंस है, m1 का, वो छोड़ देना, m2 L अपॉन प्लस m2, राइट। तो I m1 निकालना है तो क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर, तो m1 r1 स्क्वायर मतलब m2 स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। सिमिलरली r2 फाइंड करना है, r2 कहां से डिस्टेंस है, m2 से, m2 को छोड़ दो, m1 l अपॉन m1 प्लस m2। तो अभी I m2 फाइंड करना इज नॉट अ बिग डील, बिकॉज I m2 इज m2 इंटू r2 का स्क्वायर, मतलब m2 r2 इज m1 स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया im1 प्लस im2, अभी पता होना ही चाहिए आपको। सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहां पे था m1 m2 स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, यहाँ पे है m2 m1 स्क्वायर, बाकी सब है सेम, गुड। अभी क्या कॉमन निकालोगे, m1 m2 l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, तो क्या कॉमन निकलेगा, m1 m2 और l स्क्वायर और m1 प्लस m2। तो पहले टर्म में बचा m2 क्योंकि m2 स्क्वायर था, दूसरे टर्म में बचा m1 क्योंकि m1 स्क्वायर था कैंसल और ये स्क्वायर था कैंसल, तो आ गया आंसर। जैसे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो मेथड 1 मेथड 2 अप टू यू। Okay, next question. Next question. An automobile moves on a road with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला काम, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 5/18, 1 and 3 this is 15 meter per second. The radius of the wheel is 0.45 meter and moment of inertia of the wheel about its axis of rotation, मतलब passing through center of mass and perpendicular to the plane of the wheel. Wheel होता है डिस्क, डिस्क का moment of inertia about its own axis is square by 2। तो moment of inertia दिया है 3। If the vehicle is brought to rest मतलब रोक दिया उसको 15 seconds में, the magnitude of average torque transmitted by the brakes on the wheel। तो आपको पता है जब ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक के अंदर एक ड्रम होता है, राइट, इट गोज इनटू रोटेटिंग व्हील एंड इट स्टॉप्स द व्हील।
तो आपको पूछा है व्हाट इज द टॉर्क, सिंपल है, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज आई अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज ओमेगा टी, ओमेगा बाय टी, नॉट ओमेगा टी, ओमेगा बाय टी, बट यू नो v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो व्हाट इज ओमेगा, तो v by r, तो iv by rt, what is I, 3, what is this, 15, what is this, 0.45, what is time, 15 मार्क है ना, 15, कैंसिल एंड कैंसिल, एक काम करना, ये 3 है, इसको 300 बना लो, ठीक है, 300 बोल लो, 30 बोल लो, फिर भी ठीक है, क्योंकि 0 पॉइंट, ठीक है, ऐसा करेंगे 0.45, राइट, मतलब 10 पावर -2, 1 जा एंड 15 जा, 100 गया ऊपर, 100 बाय 15 कितना, अरे 15 7 का कितना होता है 105, 15 6 का कितना होता है, हाँ तो 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, अभी 6 पॉइंट समथिंग जो भी होगा ऑप्शन में वो 6.66, तो 6.66 ऑप्शन नंबर डी। Next question, 2013, this was the first year when NEET was introduced. A uniform rod AB of length L and mass M is free to rotate about point A. So this point A, it is free to rotate about point A. The rod is released. So this is important. Rod को rotate करने के दो तरीके, एक तो ऐसा. Do you remember what is the moment of inertia of rod? About 1 end ml square by 3, करेक्ट, वो नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है इट इज रिलीज करोगे तो क्या होगा, it starts falling down, not in a straight line but it starts rotating, right, तो मतलब क्या, मतलब ऐसा है, ऐसा था, रिलीज कर दिया तो it starts rotating like this, okay, तो ये पता होना चाहिए आपको, then so it is important for you to know all these basic things. Then it is rotating about an axis passing through point A या फिर जो भी A point है. Then आगे आपको बोला है given the moment of inertia of rod about A is ml square by 3, पता ही था हमको, the initial angular acceleration of the rod will be, तो जब भी याद रखना, रॉड रोटेट हो रहा है अबाउट 1 एंड, दिया हो या नहीं दिया हो, इट इज ml स्क्वायर बाय 3, देन आपको क्या पूछा है, अल्फा, डू यू रिमेंबर अल्फा कहाँ पे आता है, टॉर्क में, व्हाट इज टॉर्क, बट व्हाट इज टॉर्क, तो व्हाट फ्रॉम दिस टू इक्वेशन यू गेट, what do you get is I alpha equal to R, तो I alpha equal to R है, हमको क्या पूछा है, अल्फा, तो अल्फा क्या आ गया, I by I, थोड़ा सा करेक्शन, राइट, ठीक है, मतलब सही है, लेकिन अभी R मतलब क्या, what is R, लेंथ ऑफ द रॉड, करेक्ट, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया थोड़ा सा करेक्शन, it is not length of the rod, think, the thing is आपने रॉड को छोड़ दिया, वो क्या हुआ, वो नीचे आया, क्यों आया, gravity acts on a point, not on whole body, and the point where it acts is called as center of gravity, and center of gravity is always at the center, मतलब weight mg is acting at the center, तो r जो होता है ना, r वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसका डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो r कितना आएगा, l by 2, तो दैट इज व्हाई यू शुड बी वेरी केयरफुल, ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, सेंटर ऑफ मास में, मतलब करेक्ट, यहाँ पे सेंटर कहाँ आएगा, रॉड के सेंटर में, तो r क्या होता है, मोमेंट आर्म, व्हाट इज मोमेंट आर्म, मोमेंटम इज डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस रोटेशन एंड फोर्स कहां पे एक्ट हो रहा है, सेंटर पे, एक्सिस रोटेशन से फोर्स का डिस्टेंस कितना, l by 2, तो ये आ जाएगा l by 2,
F, what is F? mg, mg, m दिया है क्या? नहीं, लेकिन आंसर में m है, तो फोर्स इज mg अपॉन I, व्हाट इज I? 3 बोला है ना, 3 बोला था, 3 बोला था नहीं, ml स्क्वायर बाय 3, तो ml स्क्वायर बाय 3 बोला है, ठीक है। फिर ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3, करेक्ट, कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये जाएगा ऊपर, तो 3g बाय 12, तो 3g by 12, option number D. Okay, so that's it for today.